आज से हम इतिहास विषय की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह हमारा पहला कदम है जिसमें हम आपको रोचक ढंग से इस विषय से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जनरली इस विषय को ह्यूमंस के इवोल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं, अर्थात मानव के विकास के साथ। किंतु सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी लगभग 4 अरब वर्षों से चल रही है और हम इंसान इस कहानी के आखिरी पन्ने पर लिखे गए आखिरी शब्द हैं। तो जाहिर है कि मानव के इतिहास को जानने से पहले पृथ्वी के इतिहास को जानना अधिक प्रासंगिक है। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यह सिर्फ एक रैंडम वीडियो नहीं है, बल्कि यह है एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो मैंने मल्टीपल वैल्यूएबल सोर्सेस और स्टैंडर्ड बुक से निकाले हैं। मतलब आपको अलग अलग किताबें या नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। इसे आप देख भी सकते हैं। जीवन के इतिहास में समय की विशालता को समझना हमारे लिए मुश्किल है। हम कुछ 100 वर्षों की कल्पना करने में ही दिमाग खपा देते हैं, अरबों वर्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में जीवन के पूरे विस्तार को समझने में हमारी मदद करने के लिए वैज्ञानिकों ने चट्टानों का सहारा लिया। भूवैज्ञानिक हमारे पैर के नीचे की परतों को देखकर जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की पहचान करने और उनका वर्णन करने में सक्षम हुए। विकासवादी विविधता से लेकर विनाशकारी विलुप्त होने की घटनाओं तक, नई जिंदगी और अचानक मौत की ये महत्वपूर्ण घटनाएं पृथ्वी पर जीवन के नए अध्यायों को आकार देती है। इन सभी अध्यायों को एक साथ जोड़ने के लिए हम जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे भूवैज्ञानिक समय इतिहास कहा जाता है, अर्थात भूवैज्ञानिक समय पैमाना। तो चलिए सबसे पहले भूवैज्ञानिक समय के इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि चट्टानों में इतिहास पढ़ना आसान नहीं था। मानव इतिहास के अधिकांश समय में हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी कितनी पुरानी है या प्राचीन काल में क्या हुआ, किस क्रम में हुआ। और फिर आता है लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला स्ट्रैटा और दूसरा ग्राफोज। स्ट्रैटा का अर्थ होता है लेयर ऑफ रॉक्स, अर्थात चट्टान की परतें। ग्राफोज का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, अर्थात वर्णन। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो चट्टान की परतों से संबंधित विज्ञान को स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी को समझने के लिए हमें पहले फॉसिल्स को समझना होगा, जिसे हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म वे अवशेष या निशान होते हैं जो पुराने जीवों के शरीर एवं उनकी गतिविधियों से बने हैं। ये चट्टान की परतों में दबे हुए मिलते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर के नरम भाग गल जाते हैं, लेकिन शरीर के सख्त भाग जैसे कि हड्डियां, दांत और सल्क मिट्टी में दब जाते हैं एवं लंबे समय के बाद ये भाग चट्टान बन जाते हैं। और लाखों करोड़ों साल बाद वैज्ञानिक इन जीवाश्मों को खोजते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि चट्टान की परतों में जीवाश्म क्यों मिलते हैं, क्योंकि चट्टान की परतें एक समय विशेष में बनी है और जिस समय यह परत बना है उस समय के जीवों के जीवाश्म उसमें दब गए और जैसे जैसे नई परतें बनती गई पुराने जीव नीचे दबते गए। साल 1669 एक डेनिश वैज्ञानिक निकोलस स्टेनो ने स्ट्रैटिग्राफी का फर्स्ट लॉ पब्लिश किया, जो पृथ्वी की बाहरी सतह में चट्टान की परतों से संबंधित है।
इस लॉ के अनुसार स्टेनो ने तर्क दिया कि सतह के करीब की परतें उनके नीचे की परतों से छोटी होनी चाहिए। इसलिए जितना नीचे आप खुदाई करते हैं उतने ही पुराने आपको जीवाश्म वहां मिलेंगे। और गौरतलब है कि स्टेनो के समय में जब कुछ लोगों को लगता था कि जीवाश्म सचमुच में आसमान से गिरे हैं, यह क्रांतिकारी विचार था। स्टेनो के विचार पर विचार करते हुए इटालियन जियोलॉजिस्ट गियोनी आर्डिनो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने चट्टान के परतों का नामकरण करना शुरू कर दिया। 1760 के दशक में उन्होंने इटालियन अल्प्स माउंटेन का अध्ययन किया, उसकी गहराई और संरचना के आधार पर उसके परतों को व्यवस्थित किया और उसे क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक परतों का नाम दिया। किंतु यहाँ एक समस्या थी। चूंकि चट्टान की परतें पूरी दुनिया में इसी क्रम में नहीं दिखाई देती है, इसलिए भूवैज्ञानिकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के चट्टानों की तुलना करने का कोई तरीका नहीं था और स्ट्रैटिग्राफी की तुलना करने के कोई तरीका न होने के कारण कोई सार्वभौमिक समय पैमाना नहीं स्थापित हो सका। आइए इन सारी बातों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है निकोलस स्टेनो। वे यह तर्क देते हैं कि सतह के करीब की परतें उनके नीचे की परतों से छोटी होनी चाहिए, अर्थात ऊपरी परतें नई होती है, नीचे की परतें पुरानी होती है। इसलिए जितना नीचे आप खुदाई करते हैं आपको उतने ही पुराने जीवाश्म मिलेंगे। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि कोई पुराना सिक्का किसी चट्टान की परत में दबा हुआ मिलता है तो परत उतनी ही पुरानी होगी जितना कि वह सिक्का, और यही विचार जीवाश्मों पर भी लागू होता है। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गियोनी आर्डिनो। वे 1760 के दशक में चट्टान की परतों का नामकरण करना शुरू कर देते एवं इसी क्रम में एक स्थान विशेष जो कि इटली है वहां के अल्प्स माउंटेन का अध्ययन करते हैं एवं पाते हैं कि सबसे नीचे की चट्टानें ज्वालामुखीय चट्टानें हैं, जिसे वे प्राथमिक परत का नाम देते हैं, एवं उससे ऊपर की चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, जिसे वे द्वितीयक परत का नाम देते हैं, एवं उससे ऊपर की चट्टानें नरम एवं नई चट्टानें हैं, जिसे वे तृतीयक परत का नाम देते हैं, एवं सबसे ऊपर की चट्टानें जो सबसे नई थी उसे वे चतुर्थक परत का नाम देते हैं। किंतु समस्या कहां थी? चूंकि आर्डिनो ने एक अच्छा तरीका दिया था, लेकिन यह तरीका पूरी दुनिया में लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि हर जगह चट्टान की परतें एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप भारत, यूरोप और अमेरिका के चट्टान की परतों का अध्ययन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि भारत में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखीय चट्टानें हैं, वहीं यूरोप में सबसे पुरानी चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं एवं अमेरिका में सबसे पुरानी चट्टानें किसी और प्रकार की चट्टानें हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चट्टान की परतें सबसे पुरानी है और कौन सी नहीं? और यही समस्या थी कि हमारे पास कोई तरीका नहीं था जिससे दुनिया भर के चट्टानों के उम्र की तुलना की जा सके। और इसी समस्या का समाधान खोजते हैं विलियम स्मिथ। साल 1819 एक अंग्रेज जियोलॉजिस्ट विलियम स्मिथ ने इस समस्या का समाधान खोजा, जो था जीवाश्म। अलग अलग चट्टान की संरचनाओं से प्राचीन जीवों के अवशेषों की तुलना करके स्मिथ उनकी उम्र का मिलान कर सकते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। उदाहरण के लिए स्मिथ ने महसूस किया कि कई शुरुआती ट्राइलोबाइट्स प्रजातियों के जीवाश्म अमोनाइट प्रजातियों के नीचे पाए जाते हैं, जो बदले में कुछ सेलफिश के नीचे होते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी आपको ये पहले ट्राइलोबाइट्स मिलते हैं तो आप जानते हैं कि आप उस चट्टान को देख रहे हैं जो अमोनाइट के रहने से पुरानी है। दोस्तों, स्मिथ ने अपने उदाहरण में ट्राइलोबाइट्स और अमोनाइट जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। बेसिकली ट्राइलोबाइट और अमोनाइट समुद्री जंतुओं के विलुप्त प्रजातियां हैं। आइए स्मिथ के इस उदाहरण को दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी स्थान पर खुदाई कर रहे हैं एवं खुदाई के दौरान आपको पुरानी मोटरसाइकिल के टायर मिलते हैं एवं और अधिक खुदाई करने पर आपको पुरानी बैलगाड़ी के पहिए मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि बैलगाड़ी का जमाना मोटरसाइकिल के जमाने से पहले का था। ठीक इसी प्रकार स्मिथ ने पाया कि सबसे ऊपर सेलफिश के जीवाश्म, उसके नीचे अमोनाइट के जीवाश्म एवं सबसे नीचे ट्राइलोबाइट्स के जीवाश्म मिलते हैं। इसलिए दुनिया के अगर किसी भी हिस्से में अब वैज्ञानिकों को ट्राइलोबाइट्स के जीवाश्म मिलते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि वे उन चट्टानों को देख रहे हैं जो अमोनाइट के रहने से पुरानी है। और दोस्तों, इसी का तो परिणाम है कि आज हम जानते हैं कि सबसे पहले समुद्री जीव आए, फिर सरीसृप आए, फिर डायनासोर आए, उसके बाद स्तनधारी आए और सबसे अंत में हम मानव आए।
तो दोस्तों आपने क्या समझा? आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चट्टान की परतें नई है और कौन सी पुरानी? जिन चट्टान की परतों में सबसे पुराने जीवाश्म मिलेंगे वे सबसे पुरानी होंगी और जिनमें नए जीवाश्म मिलेंगे वे नई होंगी। अंततः स्टेनो, स्मिथ और आर्डिनो के काम के लिए धन्यवाद। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसे और भी कई सारे सुरागों का प्रयोग करके वो बनाया जिसे आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थात भूवैज्ञानिक समय पैमाना कहते हैं। इसे संक्षिप्त में जीटीएस भी कहते हैं।